Hello everyone, welcome to all in Unacademy. Let's crack it. And this is a special lecture on strength of material. Here I am going to discuss with you 8 most important questions which can be asked in GATE 2021. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi in 2013 in production engineering branch and my latest rank is AIR 192 in GATE 2020 and I'm also engineering services exam written qualified and I have 9 plus years of teaching experience for GATE and engineering services exam and I have mentored 10,000 plus students across the India and my favorite subjects are strength of material, manufacturing process, material science and machine design. So first of all, as we know that Unacademy is India's largest learning platform and how we can get a part of this, so you can just write Unacademy learning app on your Google Play Store. तो आपको इस तरीके का ऐप मिलेगा, इसे आप प्रॉपरली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए. करेक्ट है. नेक्स्ट, व्हाट यू विल गेट फ्रॉम इट. आपको अनअकैडमी से क्या मिलने वाला है? देन यू कैन सी हियर, यू कैन गेट हियर डेली लाइव क्लासेस. करेक्ट. यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेगी एंड ऑल क्लासेस आर इंटरेक्टिव क्लासेस. इट मीन्स ड्यूरिंग द क्लास यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स. And here we cover all the courses in structured manner and their PDFs are also available. Correct. And similarly, if we talk about live tests and quizzes are also available here, through which you can evaluate yourself how's your preparation is going on and आप अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस आप इजिली कर सकते हो. और यहाँ पे आपको मिलने वाला अनलिमिटेड एक्सेस. ऑल द लेक्चर्स जो भी होने वाले डेली लाइव क्लासेस में वो रिकॉर्डेड होंगे एंड यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड टाइम्स. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिक प्लेटफॉर्म दैट इज Unacademy. Now if we talk about GATE and engineering services exam, here we have 24 number of courses in this mechanical engineering contest. Correct. And similarly you can see here for different branches, here we have many number of courses. Correct. Now let's see, if we talk about GATE and engineering services plan, then here we have plus plan as well as iconic. तो plus की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही बेसिक प्लान होता है. करेक्ट है. एंड हियर यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर. इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको मिलने वाले हैं जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स रह चुके हैं. तो करेक्ट है दोस्तों. तो इनके वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस को आप पा सकते हो विद घर बैठे विद हेल्प ऑफ दिस यूनिक प्लेटफॉर्म दैट इज Unacademy. एंड हियर यू कैन गेट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस. यहाँ पे सारी क्लासेस दोस्तों इंटरेक्टिव होती हैं. इट मीन्स ड्यूरिंग द क्लास यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स. And the whole course is covered in structured manner and their PDFs are also available here. And live tests and quizzes are continuously happens. Correct. यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों. एंड आप क्या इन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस से आप इवेल्यूट कर सकते हो आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही. करेक्ट है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट आइकॉनिक बैच, देन यू कैन गेट ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन प्लस प्रोग्राम. इट आल्सो अवेलेबल हियर. एंड अलोंग विद दिस यू कैन गेट पर्सनल कोच, जिसमें जो टॉप एजुकेटर्स हैं जिनसे आप पढ़ने वाले हो यही आपके कोच होंगे, आपके मेंटर होंगे. एंड अंडर द मेंटरशिप ऑफ दीज गाइज यू कैन स्टडी वेरी वेल. करेक्ट. एंड हियर यू कैन गेट पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस. करेक्ट है दोस्तों. यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस होता है जिसमें आपके जब भी आप टेस्ट में अपेयर होगे, कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको ज्यादा रेक्टिफिकेशन की जरूरत है. एंड सिमिलरली स्टडी प्लानर्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर, जिसमें दोस्तों आपको कंप्लीट सिलेबस प्लान करके आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है और कैसे प्रोसीड करनी है. एंड प्रिपरेटिव स्टडी मटेरियल्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर. तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दोस्तों आपको प्रिपरेशन को एक प्रॉपर एज प्रोवाइड करते हैं. अब बात आती है किसे कौन से प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना चाहिए. तो जो स्टूडेंट्स सीरियसली गेट एंड ईएससी या फिर पीएसयू एग्जाम्स की या फिर किसी भी एजे एग्जाम की किसी भी एग्जाम्स की सीरियसली अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, दोस्तों आपको आइकॉनिक बैच सब्सक्राइब करना चाहिए. करेक्ट है. और अगर मैं बात करूं जो स्टूडेंट्स अर्ली स्टार्ट करें प्रिपरेशन, स्पेशली फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, दे मस्ट सब्सक्राइब विद 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. और जो फाइनल ईयर में है या पास आउट हो चुके हैं दोस्तों, उनको एटलीस्ट 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए. ठीक है. एंड अगर मैं प्लस प्रोग्राम की बात करूं तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट में प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन, करेक्ट है, तो दोस्तों आपको इसको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए जिससे आपके बेसिक्स प्रॉपरली क्लियर हो, फंडामेंटल्स स्ट्रांग बने. ठीक है. अब मैंने आपको बता दिया. नाउ योर डिसीजन इज योर्स. करेक्ट. नाउ अब फीस की बात करते हैं दोस्तों. प्लस प्लान की यहाँ पे बात करते हैं, प्लस प्रोग्राम की.
तो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ के प्लान यहाँ पे अवेलेबल है, 12 मंथ प्लान, 18 मंथ एंड 24 मंथ। इनको एटलीस्ट सब्सक्राइब करना चाहिए। और यहाँ पे आप फीस देख सकते हो, 30,250 फॉर 12 मंथ एंड 38,500 फॉर 18 मंथ एंड 44,000 फॉर 24 मंथ। ये फीस स्ट्रक्चर है without my promo code, but if you apply my promo code, that is MSS10, then you can get 10% discount over this fees. And after discount the fee will be like this: 12 month की fee है 27,225, 34,650 for 18 month and 39,600 for 24 month। सिमिलरली आप देख सकते हो दोस्तों, अगर मैं आइकॉनिक बैच की बात करूं तो यहाँ पे 12 मंथ एंड 24 मंथ ऐसे दो ही प्लान अवेलेबल हैं और उनकी फी है 50,250 एंड 74,000। ये फी है दोस्तों विदाउट प्रोमो कोड। बट इफ यू अप्लाई माई प्रोमो कोड दैट इज MSS10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड आफ्टर डिस्काउंट यू कैन सी 45,225 एंड 66,600 ये आपकी फी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अब चलिए बात करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट माय फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज द मटेरियल ऑफ रबर balloon has Poisson's ratio of 0.5. If the uniform pressure is applied below the balloon, then volumetric strain। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। यू कैन सी हियर E इज इक्वल टू, आपने अगर ये रिलेशन पढ़ा, E इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं 3K को लिखूं तो K क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ गया दोस्तों, 3 सिग्मा अपॉन यंग्स मॉडुलस 1 माइनस 2 म्यू, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइजन्स रेशियो वैल्यू 0.5 पुट करूं तो देखो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.5। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एप्सिलॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। तो द करेक्ट आंसर इज 0। यस आर नो, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस दैट इज कैपिटल E and Poisson's ratio is mu is subjected to a compressive stress sigma 1 in the longitudinal direction। करेक्ट है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, like this। Now if this object is subjected to a compressive stress along the length that is sigma 1 like this, then what will happen due to this compressive strain। अगर हम यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस सिस्टम एज्यूम करें, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y एंड दिस इज z। तो दोस्तों अगर x डायरेक्शन में हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग y एंड z डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। करेक्ट है। तो सुटेबल लेटरल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा 2 आर आल्सो अप्लाइड अलोंग द अदर टू लेटरल डायरेक्शंस। अदर टू लेटरल डायरेक्शन में पहला हमने सिग्मा 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट केस में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि अदर टू डायरेक्शंस में भी अगर हम लेटरल स्ट्रेन सिग्मा 2 अप्लाई कर दें, लाइक दिस इज सिग्मा 2 एंड दिस इज सिग्मा 2, और ये सिग्मा 1 तो इटसेल्फ अभी भी एक्ट हो रहा है। अगर हम सिग्मा 2 अप्लाई करते हैं इन बोथ साइड अदर टू लेटरल डायरेक्शंस टू लिमिट द नेट स्ट्रेन इन ईच ऑफ द लेटरल डायरेक्शन टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड दैट वुड बी अंडर सिग्मा 1। मतलब अगर मैं सपोज स्ट्रेन अलोंग वाई डायरेक्शन लिखूं तो सिंपली क्या लिख सकता हूं दोस्तों, इट कैन बी रिटन एज माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ई। यस आर नो, दिस इज द लेटरल स्ट्रेन इंड्यूस्ड अलोंग वाई डायरेक्शन एंड सेम लेटरल स्ट्रेन आएगा जेड डायरेक्शन में। तो लेट अस कंसीडर लेटरल स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू स्ट्रेस इन सिग्मा 1। और यहाँ पे मैं माइनस सिग्मा 1 का साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि सारे स्ट्रेसेस कंप्रेसिव लग रही हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड है ये सिग्मा 1 कंप्रेसिव लग रहा है। इज इट क्लियर? करेक्ट। अदरवाइज आप इसे प्लस भी लिख सकते हो, क्योंकि सिग्मा 1 की जगह अगर माइनस वैल्यू पुट करोगे तो प्लस आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे माइनस साइन ही लिखूंगा जिससे कोई गलती ना हो। ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस को मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में अगर सपोज सिग्मा एप्सिलॉन y1 कह दूं एंड हियर एप्सिलॉन y2, तो एप्सिलॉन y2 क्या आएगा दोस्तों, सिग्मा 1 सॉरी सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 सॉरी सिग्मा 2 अपॉन ई, ऐसे लिख सकते हैं।
इसकी वजह से y डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगा वो डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा, लेकिन एफ सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1 इनकी वजह से जो स्ट्रेन आएगा वो लेटरल स्ट्रेन आएगा। तो एप्सिलॉन y2 ऐसा लिख सकते हैं कि स्ट्रेन इंड्यूस अलोंग y डायरेक्शन व्हेन ऑल द स्ट्रेसेस एक्ट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है रहा है कि अगर सिग्मा 2 इन बोथ द डायरेक्शन अप्लाई कर दें तो नेट स्ट्रेन अब सेकेंड केस में जो आएगा एप्सिलॉन y2 वो आधी होगी एप्सिलॉन 1 के। यस और नो? करेक्ट। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करो तो देखो क्या आएगा, लेट्स सी हियर सिग्मा 2 अपॉन ई 1 माइनस म्यू, ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। यस और नो? तो सिंपली आप देख सकते हो कि ई हर जगह से कैंसिल आउट हो गया। नाउ लेट्स सी सिग्मा 2 इंटू 1 माइनस म्यू कैन बी रिटर्न एज माइनस म्यू सिग्मा 1/2 प्लस सिग्मा 1 म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1। ये सार नो? करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, सिग्मा 2 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू म्यू सिग्मा 1/2। ये सार नो? एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन what you will get, you can see here sigma 2 is equal to mu sigma 1 upon 2 times of 1 minus mu। करेक्ट। तो इस तरीके का आंसर आएगा दोस्तों। नाउ यू कैन सी हियर mu times of sigma 1 upon 2 times of 1 minus mu। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस, फाइंड द ratio of depth to width of the strongest beam that can be cut out of a cylindrical log of wood whose diameter is d। मतलब ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल लॉग है जिसका क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, करेक्ट, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में अगर मैं एक यहाँ पे बीम कट करूं, एक रेक्टेंगुलर बीम, यू कैन सी हियर लाइक दिस, करेक्ट, ऐसे एक रेक्टेंगुलर बीम कट करूं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज इफ आई ज्वाइन दीज डायगोनल्स, ये क्या मिलेगा, दिस इज डायमीटर। यस आर नो? करेक्ट। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, दिस इज ऑल्सो डायमीटर। यस आर नो? और यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, लेट्स सी, दिस इज सेंटर लाइन, करेक्ट, लाइक दिस। तो इस जो वुड है, वुड का लॉग है, इसका डायमीटर क्या है दोस्तों, यू कैन सी हियर द डायमीटर ऑफ दिस लॉग इज नथिंग बट दिस इज डी। इज इट क्लियर? दिस डायमीटर इज डी। तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा दोस्तों, दिस इज रेडियस, तो हम सिंपली लिख सकते हैं हाफ ऑफ द डायमीटर। एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड यू कैन सी हियर दिस इज द हाइट, जिसे हम डेप्थ कह सकते हैं डी, स्मॉल डी, एंड दिस इज विड्थ दैट इज बी। और डेप्थ को मैं सपोज यहाँ पे h से डिनोट करता हूँ जिससे आपको डायमीटर में कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट है दोस्तों? दिस इज h। तो सिंपली आप लिख सकते हो फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज नथिंग बट दिस इज radius which is can be represented by d by 2, and similarly this one can be written as half of the width that is b by 2 and this is h by 2। तो similarly from this triangle, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसको अगर मैं बाहर निकालूं then we can represent like this। correct, this is half of the diameter, this is width, half of the width, and this is h by 2, and suppose this is angle theta। तो सिंपली हम यहाँ से ले सकते हैं क्या, b by 2 is equal to d by 2 cos theta। it means b is equal to d cos theta and similarly h is equal to d sin theta, ऐसे लिख सकते हैं। now अब कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बीम के लिए डेप्थ टू विड्थ रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों सिग्मा इज इक्वल टू होता है m अपॉन जेड। करेक्ट है। और कोई भी बीम स्ट्रॉन्गेस्ट बीम कब होती है, व्हेन, फॉर सिंपली लिख सकते हो फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट
बी जेड शुड बी जेड मैक्स। क्या होना चाहिए? जेड शुड बी जेड मैक्स, ऐसा नो, क्योंकि जितना जेड सेक्शन मॉडुलस होगा उतना ही स्ट्रेस इंड्यूस कम होगा और बीम हमारे स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में सेक्शन मॉडुलस लिखूं तो सिंपली क्या कह सकता हूं, सपोज दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ऐसा नो, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो क्या आएगा दोस्तों, आई अपॉन वाई मैक्स, यही होता है आपका जेड। तो आई क्या आएगा, दिस इज रिटर्न एज b इंटू एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई h बाई 2। तो सिंपली आ जाएगा ये b इंटू एच स्क्वायर बाई 6। अब अगर इसमें b और h की वैल्यू पुट कर दो तो देखो क्या आएगा, d cos थीटा इंटू t साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये सानो, डिवाइडेड बाई 6। तो सिंपली यहाँ पे z क्या मिल गया, z इज इक्वल टू डी क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 6। अब सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम जेड डेल जेड बाई डेल थीटा पुट इट इक्वल टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, डी क्यूब बाई 6, तो एज इट इज कॉमन आ गया। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसा नो, एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 पुट करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा 2 टाइम्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 एंड tan थीटा इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 2। और इस पर्टिकुलर सेम इस ट्रायंगल से tan थीटा अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, it can be written as h by 2 upon b by 2, therefore this is h by b, this is equal to root 2, yes or no, करेक्ट। सिंपली हम लिख सकते हैं ना tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b, yes or no। तो सिंपल से यहाँ से रेशियो क्या मिल गया, h by b रेशियो इज इक्वल टू रूट 2, तब आपको स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूट मिलेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर इज b, correct। Similarly, here we have another question from torsion of shaft. A bar of circular cross section of diameter d is subjected to a torque t at b. इस देख सकते हो मिड स्पैन पे यहाँ पे एक टॉर्क टी लग रहा है, शोन इन द फिगर। व्हाट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट ए? तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट एट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, इट कैन बी रिटन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट एट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस एंगल ऑफ ट्विस्ट एट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। और सपोज मैं इसे कह दूं सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2, तो सिंपल सा क्या आ गया, थीटा एट ए इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंड एज वी नो दैट फ्रॉम टॉर्सन इक्वेशन टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो यहाँ से क्या आएगा, टी बाई जे जी और यहाँ पे एल, दिस इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे लिख सकते हैं। तो लेट्स सी हियर, थीटा 1 कैन बी रिटन एज टी वन एल वन अपॉन जी वन जे वन प्लस टी टू एल टू अपॉन जी टू जे टू, ये सानो। अब देखो अगर मुझे टी1 टी2 मिल जाए कहीं से तो मैं इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है यू जस्ट ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। देखो कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट करेंगे हम बी ए सेक्शन से। नाउ लेट्स कट अ सेक्शन लाइक दिस, और यहाँ पे राइट साइड में देखो, यहाँ पे बैठ के आपको क्या देखेगा, इस बी ए सेक्शन में राइट साइड में अगर हम देखें तो देर इज नो टॉर्क, कोई टॉर्क एक्ट ही नहीं रहा, तो कहां से कुछ दिखेगा। यहाँ पे टॉर्क अगर ये सेक्शन टू है तो टी टू इज इक्वल टू सिंपली 0 लिख सकते हैं। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट बीसी सेक्शन, सॉरी सीबी सेक्शन, लेट्स सी, यहाँ पे सेक्शन कट करो और सेक्शन कट करने के बाद राइट साइड देखो तो आपको क्या दिखेगा, फ्री एंड में हियर वी हैव अ टॉर्क लाइक दिस, एंड सपोज दिस इज सेक्शन 1, देयरफॉर टी1 इज इक्वल टू टी। यहाँ से टॉर्क मिल गया दोस्तों, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो थीटा ए इज इक्वल टू क्या है, टी1 की जगह हम कह सकते हैं टी टाइम्स ऑफ एल अपॉन जी जे प्लस टी टू 0 तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली थीटा ए इज इक्वल टू क्या आ गया, टी एल अपॉन जी जे, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू थीटा 1, या इसे हम कह सकते हैं थीटा एट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। ये सानो, मतलब जो थीटा बी पे होगा वही सेम थीटा सी ए पे होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेम एज दैट एट बी। ये सानो,
करेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिक फंडामेंटल अप्लाई करो, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर d इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट m एंड ट्विस्टिंग मोमेंट t, द डेवलप्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी। अब देखो, अगर कोई एक शाफ्ट है एंड इफ दिस शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट m, करेक्ट, तो इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से इसमें एक बेंडिंग मोमेंट m एंड ट्विस्टिंग मोमेंट t दोनों ही एक्ट हो रहा है। करेक्ट है, तो इसकी वजह से दोस्तों होगा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसका डायमीटर कितना है d। तो बेंडिंग मोमेंट m causes bending stress that is sigma b is equal to, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज m अपॉन जेड, और m क्या होगा, एज इट इज जेड क्या होगा, पाई बाई 32 डी क्यूब। तो सिंपली क्या आ गया, 32 m अपॉन पाई डी क्यूब। एंड सिमिलरली टॉर्क टी की वजह से यहाँ पे आएगा शियर स्ट्रेस एंड दिस इज इक्वल टू टी बाई जेड पी। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, डायरेक्ट लिख दो। करेक्ट, तो ये मिल गया। तो अगर मैं सपोज इसको मान लूं दिस इज सिग्मा एक्स एंड दिस इज टाउ एक्स वाई, तो यहाँ पे सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 कॉमा 2 की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई स्क्वायर। ये सार नो, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें तो क्या आएगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, 32m अपॉन पाई डी क्यूब प्लस 0 अपॉन 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32m अपॉन पाई डी क्यूब माइनस 0 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 16t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। करेक्ट, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सिग्मा 1 कॉमा 2 कैन बी रिटन एज 16 अपॉन पाई डी क्यूब, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पे आएगा सिग्मा, सॉरी यहाँ पे आएगा दिस इज इक्वल टू m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये रिजल्ट आएगा। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, 16 अपॉन पाई डी क्यूब m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज दिस बी। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lever is supported on two hinges at A and C is carried a force 3 kilonewton as shown in figure, the bending moment at B will be। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले इस फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो जब हम यहाँ पे एक फोर्स को शिफ्ट करेंगे तो ये एज इट इज 3 किलो न्यूटन आ जाएगा, एंड ड्यू टू दिस हियर वी हैव अ बेंडिंग मोमेंट लाइक दिस, मोमेंट m इज इक्वल टू 3 into 1 मीटर। करेक्ट है, अब इसके लिए अगर मैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट देखूं तो सिंपली सबसे पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा। एंड लेट अस कंसीडर हियर सपोज दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, सॉरी आर सी। तो सिंपल सा इक्वेशन क्या आएगा, आर ए समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, देयरफॉर आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दिस इज नॉट अ वर्टिकल फोर्स एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो सीधे मैं वर्टिकल पे बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या आएगा, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो आप सम लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3 किलो न्यूटन मीटर माइनस आर सी इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आर सी कैन बी रिटन एज 1 किलो न्यूटन। ये सानो, और जैसे आर सी मिल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, आर ए कैन बी रिटन एज -1 किलो न्यूटन। तो ये रिएक्शन आएगी दोनों सपोर्ट में। -1 का मतलब क्या है, ये जो डायरेक्शन है ये रॉन्ग है, एक्चुअली डाउनवर्ड लग रहा है, बट हम यही कंसिडर करके चल रहे हैं। नाउ अब आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट ए बी पॉइंट। करेक्ट है, ठीक है, तो सिंपली देखो क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट। तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे एक सेक्शन कंसिडर करो एट एक्स एक्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ x from C end. So bending moment about this x क्या आएगा, it can be written as
आर सी दैट इज 1 × x, और x पावर 1 है तो हम इसे पॉजिटिव लीनियर कंसिडर करेंगे। और ये फोर्स जो एक्ट हो रहा है ये अपवर्ड लग रहा है, इसलिए इसका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आएगा। सो लेट्स सी बेंडिंग मोमेंट एट सी व्हेन x इज इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू 0, एंड बेंडिंग मोमेंट एट b व्हेन x इज इक्वल टू 1 मीटर। ये आ जाएगा दोस्तों 1 × 1 दैट इज 1 किलो न्यूटन मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1 किलो न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। यस आर नो? ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? आपको इधर से जाने की जरूरत नहीं है, आप इधर से ही काम कर लोगे, ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Next question, let's see from the deflection. The given figure shows a cantilever of span L subjected to a concentrated load P and a constant bending moment and the deflection at the free end. दोस्तों एक काम करो, इस बीम को आप दो पार्ट में ब्रेक करो। एक लग रहा है यहाँ पे पॉइंट लोड और दूसरा लग रहा है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, और आप देख सकते हो दोनों ही की वजह से बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। यस आर नो? तो सिंपली अगर मैं बेंडिंग मोमेंट यहाँ से डिफ्लेक्शन लिखूं, दिस इज y1 एंड दिस इज y2, तो y1 क्या आ जाएगा? दिस इज माइनस PL³/3EI, और y2 को लिखो तो माइनस ML²/2EI, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो टोटल डिफ्लेक्शन y क्या हुआ? y1 + y2, और ये माइनस साइन क्या है? ये माइनस साइन बताता है कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है, करेक्ट है? तो PL³/EI 3EI प्लस ML²/2EI, दिस इज द करेक्ट आंसर। और माइनस साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ बताता है कि जो डिफ्लेक्शन है ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? PL³/3I प्लस ML²/2I, दैट इज ऑप्शन बी। करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेशर वेसल से a thin cylindrical cell is subjected to internal pressure P. The Poisson's ratio is 0.3. Due to internal pressure, the cell is subjected to circumferential strain and axial strain. The ratio of circumferential strain to axial strain is. तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रिलेशन बता दूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसे हम एक्सियल स्ट्रेन भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू PD/40E। ये क्या आता है दोस्तों? 1 - 2 म्यू। और अगर मैं एप्सिलॉन एच सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन की बात करूं तो ये आता है PD/40E 2 - म्यू। करेक्ट, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो पॉइजन रेशियो, तो क्या आएगा? ये PD/40E 1 - 0.3, ये हो जाएगा 0.6। तो सिंपल सा आ गया दोस्तों, 0.4 टाइम्स ऑफ PD/40E। करेक्ट, एंड सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? PD/40E 2 - 0.3, दिस इज इक्वल टू 1.7 टाइम्स ऑफ द अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, दैट इज एप्सिलॉन एच बाई एप्सिलॉन एल। तो सिंपली क्या आएगा दोस्तों? 1.7 डिवाइडेड बाई 0.4, 17/4। करेक्ट, ये आ जाएगा 4.25। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन फॉर्मूलाज को याद रखना है, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं इस लेसन को दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।